नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारंडा वन क्षेत्र जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्देश दिया है और ये निर्देश क्या दिया है इसको हम आगे पूरे एपिसोड में समझेंगे। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यही समझ लेंगे कि हालिया संदर्भ क्या है, हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि चर्चा में क्यों बना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया निर्देश दिया कि झारखंड सरकार को जो सारंडा क्षेत्र है उसके कुल 314 वर्ग किलोमीटर हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया है, तो दरअसल इसके पीछे की पृष्ठभूमि पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की पूर्वी पीठ के जुलाई 2022 के फैसले का अनुपालन नहीं किया गया। उसके बाद एक याचिका दायर की गई और याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये निर्देश दिया है। अब ये सारंडा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ये जो क्षेत्र है सारंडा वाला वो भारत के सबसे हरे भरे साल वनों में से एक है। इसके साथ ही साथ ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी माना जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम झारखंड और ओडिशा की जंक्शन पर स्थित है। इस लिहाज से ये क्षेत्र बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते और सारंडा वन क्षेत्र है उसके बारे में, उसके पारिस्थितिकी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सारंडा क्षेत्र के भौगोलिक और वानस्पतिक विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। तो सारंडा यानी कि इसके नाम का सीधा सा मतलब है 700 पहाड़ियाँ। अब समझेंगे इसके भौगोलिक विस्तार को। तो ये जो एरिया है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले का वन प्रभाग है और ये जो पूरा एरिया है वो आपका लगभग 856 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कि 816 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आरक्षित वन क्षेत्र है और शेष जो है वो संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसमें वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से साल के घने वन पाए जाते हैं, यानी कि साल के वृक्ष मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जैव विविधता को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पर हाथी, चार सिंग वाले मृग और सुस्त भालू जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हाथी गलियारे भी हैं, यानी कि यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण हाथी गलियारे हैं जो कि पड़ोसी जंगलों से संपर्क प्रदान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पक्षी और अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें कि कुल 138 पक्षी प्रजातियां, 27 सरीसृप या उभयचर और 32 तितलियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ का जो सबसे मेन मुद्दा है वो है पर्यावरणीय संकट का, यानी कि यहाँ ये जो सारंडा वाला क्षेत्र है यहाँ पर अवैध खनन जो है वो बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क और मैग्नीज का निष्कर्षण होता है, बहुत बड़ी मात्रा में इनको यहाँ से निकाला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अवैध खनन इनका देखने को मिलता है। अब जब अवैध खनन हो रहा है तो आवास क्षरण भी होगा, मानवजन्य दबाव बढ़ेंगे और उसके कारण आवासों का विखंडन भी होगा। इसके साथ ही साथ हाथियों का पलायन भी होता है, यानी कि ये जो वन क्षेत्र वाला एरिया है जब इसकी कटाई होती है तो यहाँ पर दबाव बढ़ता है और यहाँ पर जो हाथी हैं उनका छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर पलायन देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस लिहाज से भी ये जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं हमारा जो पूरा मामला है वो क्या है। तो न्यायालय में मामला और कानूनी पहल समझ लेते हैं कि जो सारंडा क्षेत्र है वो किस मामले के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है। तो हाल ही में एनजीटी का फैसला आया। तो जो एनजीटी का फैसला है उसमें याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि ये मांग की गई थी कि जो सारंडा या अक्सर इसे सांसगदा अभयारण्य भी कहा जाता है, इसको पर्यावरण संवेदन क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। अब याचिकाकर्ता जो है उसने ये तर्क दिया कि अविभाजित बिहार में यानी कि 1968 में इसे खेल अभयारण्य घोषित किया गया था। फिर एक कानून आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, धारा 66 ये कहता है कि 1972 से पहले कोई भी घोषित अभयारण्य हो उसे अब मानित अभयारण्य माना जाएगा। अब इसी के साथ एनजीटी ने ये निर्देश दिया कि झारखंड सरकार को ये निर्देश दिया कि ये जो क्षेत्र है उसको अभयारण्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया था 10 अक्टूबर 2024 को, यह निर्देश दिया था कि झारखंड सरकार को अभयारण्य अधिसूचित करने की बात कही थी। अब राज्य ने ये प्रस्ताव दिया कि जो 31,468.25 हेक्टेयर
यानी कि 314.68 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करना होगा। लेकिन इसमें संशोधित प्रस्ताव भी आया, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आदिवासी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। तो अब इन्होंने जो संशोधित प्रस्ताव दिया उसमें ये कहा कि झारखंड सरकार ने ये कहा कि 17 अक्टूबर को समुदायों के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखा और कहा कि इतने एरिया को नहीं बल्कि 25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को ही अधिसूचित करने का मसौदा प्रस्तुत किया गया। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर खनन संबंधी जो भी गतिविधियां हैं वो क्या है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर अवैध खनन भारी मात्रा में देखने को मिलता है, जिस वजह से ये क्षेत्र जो है वो काफी समस्याग्रस्त है। तो सारंडा में खनिज संपदा की बात करें तो यहाँ पर देश के लौह अयस्क भंडार का कुल 26% हिस्सा पाया जाता है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर 10 से 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जो कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग 5% है, जिसके कारण ही यहाँ पर अवैध खनन बहुतायत मात्रा में होता है। अब यहाँ पर न्यायमूर्ति MB शाह ने एक जांच आयोग बिठाई और ये करना था कि झारखंड में अवैध खनन की जांच करना था इस आयोग को। अब निष्कर्ष के तौर पर यह हुआ कि यहाँ पर 14,403 करोड़ रुपए के लौह अयस्क और 138 करोड़ रुपए के मैगजीन का अवैध निष्कर्षण देखने को मिला, ये जो जांच हुई उसके बाद। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। यानी कि झारखंड सरकार ने भी ये जो पूरा मामला है उस पर अपना तर्क दिया और झारखंड सरकार ने क्या कहा ये भी समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो झारखंड सरकार का सबसे पहला कहना यही है कि ये जो पूरा सारंडा वाला क्षेत्र है वहां पर आदिवासी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसके कारण आदिवासी के अधिकारों का हनन होगा। और संवेदनशीलता की भी बात करें तो सारंडा क्षेत्र जो है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि यहाँ पर आदिवासी लोग अधिकतर रहते हैं, तो यहाँ पर हो, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिससे कि इनके आवास का हनन होगा। अब चिंता ये है कि अभ्यारण्य जो है वो अधिसूचना से निर्वाह गतिविधियों का अपराधीकरण हो सकता है, जो कि सीधे सीधे वन अधिकार अधिनियम और पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार 1966 का उल्लंघन होगा। और इसी के साथ यहाँ पर आर्थिक हित भी राज्य सरकार का है कि यहाँ पर जो खनन गतिविधि हो रही है उससे जो खनिज खनन है उससे उच्च राजस्व आय होता है। अगर ये खनिज खनन बंद हो जाएगा तो उसकी वजह से आर्थिक आय पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि ये जो फैसला है वो पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसी के साथ साथ कानूनी जवाबदेही का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि राज्य सरकारों को पर्यावरण कानूनों और न्यायिक निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। दोनों पक्षों की बातों को सुनना चाहिए और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए। इसके अलावा ये पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी अधिकारों और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें कि राज्य सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को बेहद आसानी से काम करना चाहिए। तो इतना समझने के बाद अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा क्षेत्र में एक वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।